ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम दुष्यंत है और ये मेरी एक सच्ची कहानी है। ये बात लगभग 5 साल पुरानी है। तब मेरे घर में लगभग 6 मेंबर रहा करते थे। मैं, मेरी छोटी बहन, मेरे मम्मी पापा और मेरे दादा और मेरी दादी। हम बहुत ही खुश रहा करते थे और हमारे घर में कोई लड़ाई तक नहीं हुआ करती थी। मेरे दादा और दादी को शाम को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मैं भी दादाजी के साथ सैर पर जाया करता था। हम सुबह से लेकर शाम तक एक दूसरे से बातें करते ही रहते और जब पापा शाम को आते तो घर में महफिल सी जम जाती। हम कई तरह के खेल खेलते और हमारा घर सबसे अच्छा लगता था। शाम के वक्त तो आस पड़ोस के कई लोग भी हमारे घर में आ जाते। हमारे घर में इस तरह से अच्छा माहौल होता, इसीलिए इस खुशी में शामिल होने हर कोई हमारे घर आ जाता। शाम के वक्त मैं और दादाजी जब भी सैर पर जाते तो हम कब्रिस्तान की एक तरफ ज़रूर जाते। मेरे दादाजी ये कहा करते थे कि अगर डर तुम पर हावी हो जाए तो तुम्हें अपने अंदर बंदी बना लेता है। तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए, भूत प्रेतों से भी नहीं। अगर तुम उनसे बहुत ज़्यादा डरते हो तो वो तुम पर हावी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम उनसे डरते नहीं तो वो तुम पर हावी नहीं हो सकते। हम इसी तरह पूरे गांव में घूमा करते और एक तरफ सैर पर जाया करते। वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था जो बहुत ही गल चुका था। उसकी बहुत सारी पत्तियाँ भी सड़ चुकी थी और मेरे दादाजी यही कहा करते कि इसकी लकड़ी बहुत ही अच्छी है, अगर ये ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हम इसे काट देंगे। ऐसे ही एक बार घर पर टेबल टूट गया तो मेरे दादाजी ने कहा कि यहाँ पर लकड़ी की ज़रूरत होगी तो हम उस पेड़ को काट सकते हैं और उसकी लकड़ी से टेबल बना सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं भी इंतज़ार कर रहा था शाम का, जब मैं अपने दादाजी के साथ वहाँ पर जाता और उस पेड़ को हम दोनों मिलकर काटते। तब शाम के वक्त मैं अपने दादाजी के साथ वहाँ पर गया और हम दोनों ने मिलकर उस पेड़ को काटा। उसकी काफ़ी सारी टहनियाँ अभी हरी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सड़ने के कारण उसकी बाकी सब टहनियाँ सड़ चुकी थी। वो काफ़ी घना पेड़ था, लेकिन अब वो बहुत ही छोटा रह चुका था। मेरे दादाजी कहा करते थे कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, लेकिन अगर कोई पेड़ बहुत ज़्यादा सड़ जाए तो हमें उसे काटना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई और पेड़ लगाया जा सके। हमने उस पेड़ को ज़रूर काट दिया, लेकिन वहाँ पर 2-3 और पेड़ ज़रूर लगाए। इतना कहने के बाद हमने उस लकड़ी को वहीं पर रख दिया। मेरे दादाजी ने कहा कि वहाँ पर कल एक लकड़हारा आएगा, वो उन लकड़ियों को काटकर हमें दे देगा। मैं ऐसे ही वहाँ पर घूम रहा था और दादाजी थोड़ी रेस्ट कर रहे थे। मैंने एक तरफ देखा कि वहाँ एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा था। मैं काफ़ी देर उसकी तरफ देखता रहा, लेकिन उसके आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास जाता जा रहा था और वो बिल्ली का बच्चा ज़रा भी डर नहीं रहा था। मुझे वैसे भी जानवर बहुत ही प्यारे लगते हैं, इसीलिए मैं उस बिल्ली के बच्चे के पास चला गया। वो बिल्ली का बच्चा मेरे पास पहुंचने के बाद भी ज़रा भी डर नहीं रहा था, इसीलिए मैंने उसे उठा लिया। मैं काफ़ी देर उसे उठाए घूम रहा था तो मेरे दादाजी ने कहा कि उसे छोड़ दो, यहाँ पर उसकी माँ घूम रही होगी, वो उसे ढूंढ रही होगी। लेकिन मैंने उसे काफ़ी देर पकड़े रखा और वहाँ पर मुझे और कोई नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे बाहर घूम रहे कुछ कुत्ते नज़र ज़रूर आ रहे थे जो मेरी तरफ देखकर काफ़ी देर तक भौंक रहे थे। मुझे पता था अगर मैंने उस बिल्ली के बच्चे को वहाँ पर छोड़ दिया तो वो ज़रूर ही उसे नुकसान पहुँचा सकते हैं या जान से मार सकते हैं। वैसे भी वो बिल्ली का बच्चा काफ़ी कमज़ोर लग रहा था, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं उसे वहाँ पर छोड़ दूँगा तो वो मर सकता है। मैं उसे घर ले जाकर उसकी रक्षा ज़रूर करूँगा और उसे काफ़ी अच्छा बना दूँगा। अगर वो यहाँ पर वापस आना चाहे तो मैं ज़रूर ही उसे वहाँ पर छोड़ दूँगा। मैं हर रोज़ उसे यहाँ पर लाया करूँगा
अगर मुझे उसकी माँ दिखी तो ज़रूर ही उसे वहाँ पर छोड़ दूँगा। इतना कहने के बाद मैं और दादाजी घर की तरफ आ गए। मेरे हाथ में वो बिल्ली का बच्चा था जो बहुत ही कमज़ोर था। मैंने सोचा था मैं उसे पालूंगा और अगर उसे यहाँ पर छोड़ना नहीं हुआ तो मैं उसे बड़ा होते हुए देखूंगा। मुझे उस काली बिल्ली के बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। मैंने घर पर जाकर उस बिल्ली के बच्चे को सबको दिखाया। मेरी बहन बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो कब से कह रही थी कि उसे कोई जानवर का बच्चा चाहिए ताकि वो खेल सके। हमारे घर में वैसे भी सबको जानवर बहुत ही पसंद हैं, इसीलिए शायद मुझे भी जानवर बहुत ज़्यादा पसंद हैं। वो बिल्ली का बच्चा 2-3 दिन तक हमारे घर पर ही रहा और वो अब काफ़ी खेलने कूदने लगा था। मुझे लगा कि पहले उसे खाना नहीं मिलता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, लेकिन हमारे घर में अच्छी तरह खाकर वो काफ़ी हष्ट पुष्ट हो गया था। लेकिन मेरे पापा कह रहे थे कि इस तरह काला बिल्ली का बच्चा घर पर नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारी खुशी के आगे वो यही कह रहे थे कि चलो तुम्हारे लिए रख लेते हैं। इस तरह हमारे खुशहाल परिवार में एक और मेंबर जुड़ गया था और वो था ये बिल्ली का बच्चा। हमारा परिवार पहले की तरह चलने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारे साथ काफ़ी अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। हमारे घर में दादाजी और दादी जी काफ़ी बीमार हो गए थे। उनका रंग धीरे धीरे काला होता जा रहा था। हम बार बार डॉक्टर के पास जाते और उन्हें दिखाते। बार बार हम यही पूछते कि आखिर उन्हें हो क्या रहा है। वैसे भी पहले उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों को जैसे कोई बीमारी हो गई हो। उस समय डॉक्टर ने हर तरह की टेस्ट करने चाहे। उसने सारे टेस्ट किए भी, लेकिन दादाजी और दादी जी को कोई बीमारी सामने नहीं आई। डॉक्टर खुद हैरान थे कि इन्हें हो क्या रहा है। इनका रंग किस तरह से काला होता जा रहा है। क्या इन्हें कोई बीमारी है जो वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बाद में घर के सब मेंबर्स ऐसे ही बीमार होने लगे। कुछ दिन बाद सबका रंग जैसे काला होना शुरू हो गया था। ये बहुत ही अजीब सी बीमारी लग रही थी जो हमारे घर में इस तरह से फैल रही थी। लेकिन ये अगर फैलने वाली बीमारी होती तो आस पड़ोस के लोगों को भी होनी चाहिए थी। हम सबसे मिल रहे थे, लेकिन किसी को ये बीमारी नहीं थी। सिर्फ हमारे ही घर में सबका रंग जैसे काला हो रहा था। डॉक्टर ने हमें खास तौर पर बुलाया था कि वो अलग से टेस्ट करना चाहते हैं ताकि पता लग पाए कि हमारे शरीर में किस तरह की कमी है या हम किसी खास तरह का खाना खा रहे हैं जिससे ये हो सकता है। इसके बाद उस डॉक्टर ने हमारे सब टेस्ट किए और उसको कोई बीमारी नहीं मिली और ना ही कोई कमज़ोरी मिली। डॉक्टर हैरान थे कि ऐसी कैसी बीमारी है जो पकड़ में नहीं आ रही। लेकिन डॉक्टर एक नतीजे पर ज़रूर पहुंचे थे। वो था कि हमारे शरीर में खून की कमी होती जा रही है। ये बात डॉक्टर बार बार हमसे भी पूछते कि क्या हम खाना सही से नहीं खाते, जिस कारण हम में खून की कमी होती जा रही है। पूरे ही परिवार में इस तरह से खून की कमी हो रही है कि डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने अब घर का खान पान बदल लिया था। हम अब ज़्यादातर फ्रूट खाया करते थे और ज़्यादातर कच्ची उबली हुई सब्जियां खाते। हमारे घर में यही सोच थी कि शायद हमने खाना बदल लिया है, जिस कारण हमारे साथ ये हो रहा है। थोड़े दिन ऐसा ही करने के बाद हमारी सेहत और ज़्यादा खराब होती जा रही थी। तब हम फिर से डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि हम सबकी हालत पहले से ज़्यादा खराब हो रही है। हम कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी कर रहे हैं जिससे हम सबके शरीर बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। लेकिन सबसे अजीब बात कि ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं हो सकती। आखिर फैलने वाली बीमारी सिर्फ घर तक ही सीमित कैसे रहती। हम कई लोगों से मिल चुके थे, आस पड़ोस बहुत ज़्यादा घूमा करते थे, लेकिन किसी को ये बीमारी नहीं हो रही थी। हमारे घर में ऐसा कुछ हो रहा था जो हमारी समझ से बाहर था। इसके बाद दादाजी कहने लगे कि ये कुछ खास बात लगती है। ये बातें डॉक्टर की समझ में नहीं आती, ये कुछ अलग है। हमें किसी और के पास जाना होगा। ये आखिरी शब्द थे मेरे दादाजी के।
उस रात दादाजी काफ़ी कराह रहे थे, जैसे उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो। वो दादाजी की आखिरी रात थी। अगली सुबह जब दादाजी पलंग पर लेटे हुए थे तो वो कभी उठे ही नहीं। हमारे घर में जैसे मातम सा फैल गया था। दादाजी का अंतिम संस्कार करने के बाद हमारे घर में सभी इसी तरह से परेशान थे। दादाजी की सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आखिर दादाजी को ये क्या हो गया? आखिर दादाजी की सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई, और वो भी एक ही रात में? दादी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी दादी ने कहा कि जब तुम्हारे दादाजी मेरे पास सोए हुए थे तब वो रात को काफ़ी कराह रहे थे, और एक बार तो वो उठ गए थे और काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि कल सुबह हमें यहाँ से जाना होगा, कल सुबह हमें यहाँ से जाना होगा। दादी की ये बातें मेरे पिताजी भी सुन रहे थे। मेरे पिताजी बार बार दादी से ये पूछ रहे थे आखिर वो किस बारे में बात कर रहे थे। तो दादी ने कहा कि उन्हें कोई चीज़ नजर आई थी। दादाजी ये कह रहे थे कि उन्हें सब पता लग गया है कि वो बीमार क्यों हैं। वो जान गए थे आखिर ये कौन सी बीमारी है। लेकिन हैरानी की बात तो ये कि आधी रात में उन्हें ऐसा क्या पता लग गया था जिससे वो हमारी ये परेशानी दूर कर सकते थे। दादी की ये बातें सुनकर मेरे पिताजी काफ़ी खामोश हो गए थे। उस दिन मेरे पिताजी बार बार सबको यही कह रहे थे कि ज़्यादा बात मत करो, चुप रहो। मुझे नहीं पता पिताजी ऐसा क्यों कह रहे थे, लेकिन पिताजी की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी कुछ जानते हैं। हमें नहीं पता कि पिताजी को क्या पता लगा था, लेकिन उस रात पिताजी सो नहीं रहे थे। जब भी कोई उठता तो मेरे पिताजी जल्दी से उठ जाते और उस तरफ देखते। मेरे पिताजी ने सबको यही कहा था कि सब पास पास सोएंगे, दूर कोई नहीं सोएगा। पिताजी ने आज खास तौर पर कहा था कि सब नीचे सोएंगे, छत पर कोई नहीं सोएगा। वैसे गर्मियों में हम हर रोज़ छत के ऊपर ही सोते थे और सभी परिवार के मेंबर इसी तरह छत पर सोकर रात गुजारते थे। लेकिन आज तो पिताजी यही कह रहे थे कि सबको नीचे ही सोना होगा, चाहे जितनी भी गर्मी लगे हमें नीचे ही सोना होगा। वो रात बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन वो भी कट गई। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला तो पिताजी ने यही कहा कि तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मेरे पिताजी मुझे एक बाबा की जगह पर लेकर गए। वहाँ पर जाकर पिताजी उस बाबा को सब कुछ बता रहे थे। तब मुझे समझ आ रही थी आखिर पिताजी कल से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। पिताजी ने उस बाबा को बताया कि दादाजी उस रात कुछ देख पाए थे। शायद उनको कुछ पता लग गया था। ये कुछ भी हो सकता है। ये कोई चुड़ैल, डायन, भूत या प्रेत हो सकता है। आखिर आधी रात में दादाजी को क्या पता लगा था? वो बाबा बार बार पिताजी को यही कह रहा था कि तुम्हें उस घर को छोड़ना होगा या तुम्हें पता लगाना होगा कि तुम्हारे घर पर किसका साया है। उस बाबा ने कहा कि आज रात मैं तुम्हारे घर आऊँगा और पता लगाने की कोशिश करूँगा कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। वो बाबा लगभग रात के 8 बजे हमारे घर आ गया। मेरे पिताजी और मैं उसी का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि माँ, दादी और मेरी बहन यही सोच रहे थे कि वो बाबा हमारे घर में क्या कर रहा है। वो बाबा घर पर आकर हर कमरे को देख रहा था। वो छत पर भी गया और उसने ये देखने की कोशिश की कि दादाजी को उस रात क्या नज़र आ सकता है। वो छत पर खड़ा होकर हर तरफ नज़र घुमा रहा था। वो बार बार यही देखने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ से कितनी दूर नज़र आता है। लेकिन उसके बाद वो नीचे आ गया। वो हमारे साथ कुछ सवाल पूछ रहा था और उसके सवाल मुझसे ही थे। उसने कहा कि घर में कुछ दिनों से क्या बदला गया है। उसने हमारे सबके चेहरे भी देखे और उसने कहा कि तुम सब इस तरह से काले फिरते जा रहे हो, ज़रूर ही तुम्हारे घर पर किसी चुड़ैल का साया है। चुड़ैल के कारण ही इस तरह से खून सूखना शुरू हो जाता है, और ये बात तो पक्की है कि तुम्हारे घर में चुड़ैल का साया हो सकता है। तब मैं भी उस बाबा को पिछले कुछ दिनों से हो रही सब घटनाएं बता रहा था। मैंने उस बाबा को सब कुछ बताया, किस तरह से हमारा टेबल टूटा था, किस तरह से हम शमशान में घूमने जाया करते थे, किस तरह से पहले हम सबकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी और किस तरह से
अब हमारी सेहत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। लेकिन बाबा कुछ और जानना चाहता था। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हें वो बताना होगा जो अब तक तुम नहीं बता रहे हो। तुम्हारे घर में कोई तो चीज़ आई है, कोई चीज़ जो बाहर से आई है और तुम्हारे घर में डेरा डालकर बैठी है। कोई ऐसी चीज़ जिससे वो चुड़ैल तुम पर साया बनाकर बैठी है। आखिर तुम क्या लेकर आए थे? इसके बाद मैंने उस बाबा को सब कुछ बताना शुरू कर दिया। मैंने उसको कहा कि किस तरह से हम शमशान में घूमने जाया करते थे। शमशान में एक पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा सड़ चुका था और हम उसे घर पर लाना चाहते थे। हमने उसे काटा ताकि उसकी लकड़ी से टेबल बनाया जा सके। तब उस बाबा ने कहा कि ज़रूर ही उस लकड़ी में कुछ न कुछ बात होगी। अगर लकड़ी तुम्हारे घर में आई है तो ज़रूर ही उस पर किसी का साया हो सकता है। वैसे भी पीपल पर चुड़ैल का साया होता है। ज़रूर ही तुम उस पीपल के ज़रिए चुड़ैल को घर पर ले आए हो। इसके बाद उस बाबा ने कहा कि तुम्हें मुझे उस टेबल को दिखाना होगा, तभी मैं पता लगा पाऊंगा कि वो टेबल की लकड़ी शापित है या नहीं। उसके बाद मैं उस बाबा को उस टेबल के पास ले गया। वो बाबा काफ़ी देर तक उस टेबल को घूरे जा रहा था। उसके बाद उसने अपनी पोटली से कुछ नींबू निकाले और कुछ मिर्ची निकाली। उसके हाथ में एक सिंदूर की डब्बी थी। उस डिब्बी से उसने सिंदूर निकाला और उस टेबल पर बिखेर दिया। उसके बाद उसने कुछ नींबू उस टेबल पर रख दिए। उसने कहा कि अगर इन नींबू का रंग बदल गया तो समझ लेना ये लकड़ी शापित है, और इस नींबू का रंग किस तरह का होता है उससे पता चल जाएगा कि ये प्रेत है या डायन या सच में कोई चुड़ैल है। ये जो भी रंग बदलेगा उससे पता लग पाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसका रंग जितना गहरा होगा ये उतनी ही खतरनाक शक्ति होगी। अगर ये थोड़ा सा सड़ता है तो समझ लेना कोई साधारण सा प्रेत है। अगर इसका रंग थोड़ा गहरा होता चला जाता है तो उसकी शक्ति बड़ी होगी और वो कोई साधारण प्रेत नहीं हो सकता। इस तरह से उसने नींबू वहाँ पर रखे हुए थे और कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। वो काफ़ी देर तक मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और वहाँ पर धीरे धीरे धुआं बढ़ता जा रहा था। उसने एक छोटा सा धूप जलाया हुआ था, लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा धुआं होता जा रहा था। वो धूप बहुत तेज़ी से जल रहा था और बहुत ज़्यादा धुआं कर रहा था। इतनी तेज़ी से जलता हुआ धूप मैंने आज तक नहीं देखा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं हो चुका था और वो बाबा अब भी मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा था। वो पूरा धूप लगभग 1 ही मिनट में जल गया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं हो गया। लेकिन उसके बाद उस बाबा ने जैसे ही उस सिंदूर को हवा में उछाला, वो धुआं जैसे एक झटके में नीचे बैठ गया हो। वो पूरा का पूरा धुआं अचानक ही गायब हो चुका था और हम सब परिवार के मेंबर इसी तरह से हैरान खड़े थे। मेरे पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। मेरा डर जायज़ भी था क्योंकि मेरी नज़र उस नींबू पर थी। वो चारों नींबू बहुत ज़्यादा काले हो चुके थे। वो तो जैसे बहुत ज़्यादा सड़ चुके हों, और ऐसे नींबू कुछ समय में नहीं सड़ते। ये तो जैसे एक जादू सा था जो हमारी आंखों के सामने हुआ था। मैं जितना डरा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा वो बाबा डरा हुआ था। वो बाबा बार बार बड़ी बड़ी सांसें ले रहा था और उसने कुछ देर वहाँ पर बैठने के बाद कहा कि मुझे पानी चाहिए। उसका गला बहुत ज़्यादा सूख गया था। शायद वो उन मंत्रों का उच्चारण करने के कारण काफ़ी थक गया था। लेकिन पानी पीने के बाद उसने वो शब्दों को बोला। उसने कहा कि तुम सबको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। तुम इन नींबुओं का रंग देख सकते हो। ये कोई साधारण भूत प्रेत नहीं है और ना ही कोई शक्तिशाली पिशाच है। ये एक बेहद ही शक्तिशाली चुड़ैल है। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं है जो किसी पेड़ के इर्द गिर्द रहती है और तुम पर हमला कर सकती है। ये एक इच्छाधारी चुड़ैल है जो किसी भी रूप में आ सकती है। ये अपना एक रूप बनाकर रखती है और समय आने पर चुड़ैल बन जाती है। ज़रूर ही तुम्हारे घर पर
चुड़ैल का साया है और ये किस रूप में तुम्हारे घर में रहती है ये तुम सबको पता लगाना होगा। इतना कहने के बाद सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सबको पता था कि घर में कौन है जो ये चुड़ैल हो सकती है। सबके मुंह से एक ही शब्द बाहर आ रहा था, वो बिल्ली। उसी पेड़ के आसपास वो बिल्ली का बच्चा बैठा था जो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रहा था। हम उसे खाना तो दे रहे थे लेकिन कुछ ही दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो गया था। ज़रूर ही वो वही चुड़ैल रही होगी जो सबका खून पीकर इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती जा रही है। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। वो मुझ पर चिल्ला रहे थे। उन्होंने यही कहा कि तुम ही उस बिल्ली को लेकर आए थे। वो बिल्ली कहाँ है? पहले तो वो यहीं आसपास होती थी, आखिर तुम उसे कहाँ छोड़ आए हो? मैंने कहा कि मैंने उसे कहीं नहीं छोड़ा है। आज सुबह से वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। वो बाबा भी यही कह रहा था कि ज़रूर ही ये वो बिल्ली हो सकती है। उसे पकड़ना होगा तभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो वो ज़रूर ही आज रात फिर से तुम में से किसी पर हमला कर सकती है। उस रात तुम्हारे दादाजी को भी इस बात का पता लग गया होगा। शायद उन्होंने उस चुड़ैल को रूप बदलते हुए देख लिया होगा और वो समझ गए होंगे कि सबकी सेहत कैसे खराब हो रही है। ज़रूर ही वो अगली सुबह सबको बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उस चुड़ैल ने दादाजी को मार दिया होगा। तब सब उस बाबा की तरफ ही देख रहे थे। वो बाबा बार बार कह रहा था कि आखिर वो बिल्ली कहाँ हो सकती है, हमें उसे ढूंढना होगा। तब मैंने ही कहा कि ज़रूर ही वो बिल्ली उसी जगह पर हो सकती है जहाँ पर हमने उसे ढूंढा था। वहीं पर वो पीपल का पेड़ था। ये वक्त रात के 10 बजे का था और सबको नींद आ रही थी। तब उस बाबा ने कहा कि तुम सब यहाँ नीचे सो सकते हो। मुझे इस लड़के के साथ उसी शमशान के पास जाना होगा, उसी पीपल के पेड़ के नीचे ही देखना होगा। मुझे उस बिल्ली को आज रात ढूंढना ही होगा, वरना वो तुम सब पर हमला कर देगी। वो जगह बदल चुकी है। पहले वो तुम्हारे घर में होती थी, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। अगर वो घर पर होती तो मैं यहाँ से हिलता तक नहीं, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे उसे ढूंढना होगा। इतना कहने के बाद मैं उस बाबा के साथ शमशान में चला गया। हम उसी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ से हमने उस पीपल के पेड़ को काटा था। हम काफ़ी देर तक यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि वो बिल्ली कहाँ है, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे वो नज़र आ गई। वो बिल्कुल सामने बैठी थी, लेकिन उसके साथ एक बड़ी बिल्ली भी बैठी थी। मैंने बाबा को इशारा किया कि वो रही बिल्ली। बाबा भी मेरी तरफ देखकर यही कह रहे थे कि हमें उसे पकड़ना होगा। हम जैसे ही भागकर उसकी तरफ गए तो बाबा को देखकर वो बिल्ली का बच्चा भी एक तरफ भागने लगा। वो बाबा भी उस बिल्ली के बच्चे के पास थे, लेकिन वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। मैंने नीचे खड़े होकर उसको आवाज़ लगानी चाहिए। मैं सोच रहा था कि ये वही चुड़ैल है, इसलिए मैं उसको कह रहा था कि तुम्हें नीचे आना होगा, तुम्हें मरना होगा। लेकिन इतना कहने के बाद वो बिल्ली का बच्चा खुद ब खुद नीचे आ गया और मुझे आकर लिपट गया। तब बाबा ने उस बिल्ली के बच्चे को पीठ से पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे को जैसे ही पकड़ा वो हैरान रह गए। वो मेरी तरफ डरे हुए देख रहे थे और उन्होंने एक माला को निकाला और उस बिल्ली के बच्चे पर फेरना शुरू कर दिया। तब उन्होंने उस बिल्ली के बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। तब उस बाबा ने कहा कि ये चुड़ैल नहीं है। इतना कहने के बाद वो बाबा बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि यह बिल्ली का बच्चा चुड़ैल नहीं है, इसका मतलब उस चुड़ैल ने जगह नहीं बदली है, वो अब भी तुम्हारे घर में ही है और उसे ढूंढना ही होगा। मैं और बाबा घर की तरफ भागे आ रहे थे। बाबा कह रहे थे कि घर पर वो चुड़ैल है और वो किसी पर भी हमला कर सकती है।
हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि वो कहाँ है और आखिर वो किस रूप में है। आखिर वो आज रात कुछ भी कर सकती है। हम बड़ी ही तेज़ी से भागते हुए घर पर पहुंच चुके थे और बाबा ने सब लोगों को आवाज़ लगाकर वहां बुलाना चाहा। घर के सब मेंबर बाबा के आसपास पहुंच चुके थे। तब जाकर बाबा ने सांस ली। बाबा ने कहा कि तुम सब बच गए। वो चुड़ैल वो बिल्ली नहीं है, वो चुड़ैल यहीं कहीं है। तुम्हें याद करना होगा वो किस रूप में आ सकती है। तुम सबको याद करना होगा। हम सबको कुछ पता नहीं लग पा रहा था। आखिर वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। आखिर एक चुड़ैल किस रूप में घर में आ सकती है। वो यहाँ कैसे रह सकती है। अगर वो किसी भी रूप में आए हमें पता तो लगना चाहिए। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हमारे पेड़ के ऊपर कई बार वो छोटा सा उल्लू नजर आ रहा था। ऐसा ही उल्लू उन पीपल के पेड़ों के बीच रहते हैं और जब से उस लकड़ी को हम घर पर लेकर आए हैं वो छोटा सा उल्लू उस पेड़ पर चढ़ा ही रहता है। हर रात वो हमें जैसे घूरता रहता है। हमें उल्लू से डर नहीं लगता, इसलिए हमारे दिमाग में कभी ये ख्याल आया ही नहीं। मैंने उस उल्लू के बारे में बाबा को बता दिया था। तब बाबा ने कहा कि वो पेड़ कौन सा है। बाबा उस पेड़ पर बड़ी ही जल्दी ऊपर चढ़ गए और उस बाबा ने कहा कि वो उल्लू किस टहनी पर बैठता है। उस बाबा ने ऐसे ही कहा और हमने वो टहनी बता दी। वो बाबा उसी टहनी पर बैठ गया था और उसने वहाँ पर कई मंत्रों का जाप किया और एक माला को बांध दिया। उसके बाद वहाँ पर एक छोटा सा उल्लू उड़कर आकर बैठ गया। वो उल्लू उसी जगह पर बैठा था जहाँ पर बाबा ने वो माला को बांधा था। उसके बाद बाबा ने कई मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया और सिंदूर को उस उल्लू पर फेंकना शुरू कर दिया। वो हमारी आँखों के सामने उल्लू नहीं, अब एक बड़ी चुड़ैल बन गया था। हमने इससे पहले चुड़ैल को कभी नहीं देखा था और वो बेहद ही डरावनी थी। उसके लंबे सफ़ेद बाल, काला चेहरा और एक लंबी नाक थी। वो बेहद डरावनी थी और बाबा ने उसे पकड़ रखा था। उसका आकार 4 फुट का होगा, फिर भी वो बहुत ही शक्तिशाली नजर आ रही थी। लेकिन बाबा जैसे जैसे मंत्रों का जाप करते जा रहे थे वो चुड़ैल जैसे अपने आप बेहोश होती जा रही थी। जैसे ही वो पूरी तरह से बेहोश हुई वो जैसे पेड़ से नीचे गिर गई और वो अब एक छोटे से उल्लू के रूप में आ गई थी और वो वहीं नीचे पड़ी हुई थी। तब उस बाबा ने एक बड़ा सा धागा लिया और उस उल्लू की गर्दन पे बांध दिया। बाबा धीरे धीरे उस धागे को कसते जा रहे थे और वो उल्लू चीखें मार रहा था। लेकिन उस उल्लू की चीखें उल्लू जैसी नहीं बल्कि एक औरत जैसी थी। वो इतनी तेज़ चीखें थी कि हमारे कान फटने को आ गए थे। हम सब ने हाथों को कानों के ऊपर रख दिया था। जैसे ही बाबा ने उस धागे को बहुत ज़्यादा कस दिया वो उल्लू जैसे राख बन गया हो। पहले तो उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकला, उसके बाद वो राख बनकर नीचे ही गिर गया। वहाँ पर अब सिर्फ राख पड़ी थी जिसे बाबा ने एक पोटली में बांध दिया। इसके बाद बाबा हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि ये बहुत ही खतरनाक बहरूपिया चुड़ैल थी जो इस गांव पर बहुत ही पुराने समय से रह रही थी। इसने पहले भी कई लोगों को शमशान में मारा था। कभी किसी को ये पता लग ही नहीं पाया कि आखिर ये चुड़ैल किस रूप में वहाँ पर रहती है। मैं पहले भी कई बार इस शमशान में आ चुका था लेकिन कभी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया। तुम सबने अपनी आंखों से देखा कि इस तरह से ये चुड़ैल उल्लू के रूप में वहाँ पर रहती थी और तुमने उसी पेड़ को काटा जिस पर ये उल्लू बनकर रहती थी। और तुम्हारी बदकिस्मती कि वो शापित लकड़ी से जुड़ी थी, यानी कि उस पीपल की लकड़ी से। इसी कारण वो तुम्हारे घर में आ चुकी थी। लेकिन अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, हमने उसे पकड़ लिया है। अब वो हमेशा के लिए मर चुकी है और तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। इतना कहने के बाद
वो बाबा उस पोटली को लेकर वहाँ से चले गए। बाबा ने हमसे कोई पैसा नहीं लिया और वो खुशी खुशी वहाँ से चले गए। वो रात थी हमारे लिए सबसे डरावनी, और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने आप ठीक हो गए। आज भी मैं इस कहानी को किसी को भी बताता हूँ, वो यकीन नहीं करता, लेकिन जिसके साथ बीतती है वही तो यकीन करता है।